वहां एक फैसला पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल सकता है। क्या मध्य पूर्व की आग इतनी भड़क सकती है कि ईरान पर परमाणु संकट का साया मंडराने लगे, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जो दुनिया को महाविनाश से बचा लेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि देशों और विश्व घटनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले महीनों में अमेरिका, ईरान, इजराइल और पूरी दुनिया की कुंडली में कोई बड़ा परिवर्तन लिखा है? क्या युद्ध, कूटनीति और वैश्विक तनाव के बीच कोई ऐसा योग बन रहा है जो इतिहास की दिशा बदल सकता है? आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में ग्रह नक्षत्रों के संकेतों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय किन संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। क्या युद्ध टलेगा या फिर और भड़केगा? क्या ट्रंप की राजनीतिक यात्रा नया मोड़ लेगी और क्या ईरान पर मंडरा रहा संकट और गहरा होगा? आइए ग्रहों की भाषा में समझते हैं इन बड़े सवालों के संभावित संकेत। मेरे साथ चर्चा में बेहद ही खास मेहमान, जी हाँ, सैविज सिंह जी, जानी मानी ज्योतिषी, देश की, बहुत स्वागत है आपका। और अदिति दुआ भी मेरे साथ, ज्योतिषी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और देखिए, इन दोनों से ही हमने कई मुद्दों पर पहले भी कई बार बात की है, और कई मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सैवी पहले आप ही के साथ, क्योंकि अगर हम ट्रंप की बात करें, मुझे लगता है 20 जनवरी 2025 वो तारीख थी जब दूसरी बार उन्होंने सत्ता संभाली है, ठीक है। और उसके बाद से जो उनका पूरे तेवर रहे वो बिल्कुल चेंज रहे। मतलब पहली बार में वो वैसे नहीं थे जैसे दूसरी बार जब उन्होंने सत्ता संभाली है तब हुए। उसके बाद उनका टैरिफ और सारी चीजें, जो ये युद्ध की बातें उन्होंने की, वो आए, उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये यूक्रेन और इजराइल का युद्ध बिल्कुल खत्म कर देंगे। हुआ कुछ नहीं, उसमें उन्होंने एड ऑन कर दिया ईरान को भी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है, इसमें ट्रंप की आपको क्या भूमिका लगती है और क्या आने वाले समय में ट्रंप पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और देश विदेश से सभी भारतीयों को सबसे पहले सावन के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा और इसकी चर्चा हम आज से नहीं बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ था, उसमें ट्रंप की एंट्री हुई थी, तब से ही ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की जा रही थी। अगर हम ट्रंप की कुंडली को देखते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका में अभी जो भी घटित हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है या उसका मुख्य रीज़न जो है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं वो ट्रंप के लिए गए निर्णय और उनके डिसीजंस के ही इम्पैक्ट की वजह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोनों की कुंडलियाँ एक साथ एनालाइज करनी चाहिए। ट्रंप की अगर हम कुंडली देखते हैं तो उनके दशम भाव से मंगल का गोचर हो रहा है, क्योंकि अभी मंगल जो है वो दशम भाव जो है वो हमारी एक तरीके से कर्म भूमि का भाव माना गया है। कर्म के भाव से जब मंगल का गोचर होता है, वैसे देखा जाए तो ये इस भाव से मंगल का गोचर अच्छा है, लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर देखते हैं, क्योंकि मंगल इस साल सेनापति की भूमिका में आए हैं, और सेनापति जब मंगल हो जाता है, मंगल नेचुरली सेना का कारक ग्रह माना गया है, और वो जब वो भूमि संभाल लेता है तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो सोच होती है या जो विचारधारा होती है वो कंप्लीटली डू और डाई वाली हो जाती है, कि आर या पार वाली स्थिति। तो आप देख रहे हैं कि ट्रंप अभी जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसमें बार बार पलट जाते हैं और कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी में आ जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको कैसे हम हानि करें, उनकी कैसे हम उन्हें बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हानि करें, उन्हें कैसे परास्त करें या एकदम चित कर दे चार खाने। दूसरी चीज है कि अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के सप्तम भाव से इस समय के दौरान जो है वो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है। सप्तम भाव ये पद प्रतिष्ठा का भाव माना गया है। तो दशम भाव जो आपका कर्म है और 7th हाउस जो आपकी रिकॉग्निशन, पद प्रतिष्ठा को, आपकी कुर्सी को दर्शाता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब अमेरिका के लिए बन जाता है तो ये सीधा क्लियर हो जाता है कि उनकी जो विचारधारा है बहुत क्लियर है। उन्हें ये लगा कि आसपास के जो भी देश हैं उन पे मैं कैसे कब्जा कर लूं, कैसे मैं उनको हड़प लूं, कैसे मैं उनको अपने में शामिल कर लूं, और अगर मैं शामिल नहीं कर सकता तो कम से कम मैं उन पे अपना जो दबदबा है वो तो स्थापित कर ही लूं। और यहाँ पर ट्रंप को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने समय तक ईरान जो है वो उसकी कंप्लीटली फाइट बैक करेगा, क्योंकि सेकंड भाव से ईरान के लिए मंगल का गोचर हो रहा है। तो जी आती हूँ मैं सैविज जी, अदिति जी को भी जरा मैं अपनी चर्चा में शामिल कर लूं। देखिए अदिति जी, जब हम बात करते हैं ट्रंप की, तो अभी उन्होंने जो कुछ भी वेनेजुएला में किया, उनको ऐसा लगा कि मादुरो को लेकर आ गए, वैसे ही अगर ईरान के साथ खमेनेई को हम मार देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, जिस तरह से रशिया और चाइना ने उसको सपोर्ट किया, अब ईरान काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को जरूर हुआ, लेकिन ईरान ने भी घुटने नहीं टेके। लेकिन अगर अब की सिचुएशन को देखें, ट्रंप जिस हिसाब के माइंडसेट के व्यक्ति नजर आ रहे, कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके अलावा उनका कोई मोटिव नजर नहीं आता। क्या इस चक्कर में वो पूरी दुनिया को एक तरह से ताक पर रखने को तैयार नजर आ रहे हैं आपको?
देखिए, अगर मैं ट्रम्प की पर्टिकुलरली बात करूं, सो मैंने कल भी शो में, परसों के शो में भी यही बोला था कि वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने आप को लीडर दिखाने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे डोमिनेंस दिखाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप टेक्निकली भी जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखेंगे, तो चाइना अपना दबदबा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ट्रम्प पे बना रहा है कि वो वर्ल्ड पावर बन जाए कैसे ना कैसे करके। एंड आई एम 101% श्योर कि नवंबर के बाद आप तख्ता पलट इसमें भी देखते हुए देखेंगे कि जो ट्रम्प की या जो यूएस की एक ओवरऑल एक डोमिनेंस है वो कम हो रही है, जैसे डॉलर के प्राइसेस का गिरना या फिर उनका क्या कहते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो अभी ये सिनेरियो चल रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो पावर में जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना को मिल जाएगा या फिर वो कहीं ना कहीं रशिया के पास चला जाएगा। बट मेजरली आई सी इट विद हैपनिंग विद चाइना। सो अभी अगर हम बात करें तो यस, जो ट्रम्प अभी स्थितियां बना रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीज खुशबू जी कि ये जो वॉर है दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी फाइट, कि कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई टेंशन्स थी। ये तो बस कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ इस पूरी दुनिया में, वो इस वजह से ट्रम्प इस वॉर में घुसे हैं। एंड आई कैन 100% गारंटी यू, ये जो पर्टिकुलर अभी सोलर एक्लिप्स आ रहा है 12 अगस्त को, वो नॉर्थ अमेरिका में भी पड़ेगा। तो यानी कि चाहे भले वो नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, बट पूरे ही अमेरिका के जो स्टेट है उसमें वो अपनी एनर्जी देगा। और जब जब सोलर इक्लिप्स आता है तब तब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उथल पुथल दिखती है, लीडर्स का अपने पर्टिकुलर करंट पोजीशन से उतरना गिरना भी चढ़ता हुआ हमें दिखेगा। तो कुल मिलाकर अगर मतलब इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए सावी जी, तो एक बात तो ये है, अब देखिए ट्रम्प ही जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प से सब खुश हैं, मतलब इनफैक्ट उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह के स्वर है, मतलब कई लोग जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी बातें उससे सहमत नहीं है, वहां पर भी आवाजें उठ रही हैं। आप देखिए पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से, जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ भी हो रहा है, भारत की बात कीजिए, भारत भी प्रभावित है, कई ऐसे देश है जो प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बस अपनी मतलब जो बात अदिति कह रही है, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आपने पूरी दुनिया को ताक पर रख दिया। क्या ये फिर जो नेचर है डोमिनेट करने वाला ट्रम्प का, इसको कौन फिर चैलेंज करेगा? कौन ऐसा होगा जो ट्रम्प को जवाब देने के लिए तैयार होगा? ये अब सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपके ही चैनल के माध्यम से जब हम लास्ट ईयर 25 में दिसंबर में जब हम न्यू ईयर का शो कर रहे थे, तब हमने बहुत सारी पॉलिटिकल कुंडलियाँ भी एनालाइज की थी, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ट्रम्प का सत्ता परिवर्तन होने के जो चांसेस हैं इस साल के मिड टर्म इलेक्शंस के बाद में, जो कि नवंबर में होंगे, वो बहुत हाई हैं। क्योंकि आप इस साल नवंबर से पहले ही आप देख रहे हैं कि वहाँ के सेनेट के लोगों की जो मन है वो बदल रहे हैं, जो वहाँ पे वो बिल्स लेकर आ रहे हैं उसके भी आंतरिक तौर पर बहुत ज्यादा फेवर में लोग नहीं आ रहे हैं। जबकि क्योंकि वो सेनेट में है, वो अभी सत्ता में है, तो ऑब्वियसली उनकी पार्टी की वहाँ पे जो कुर्सियां हैं, जो पावर है, मैन पावर है इन द पार्लियामेंट, वो हायर है। लेकिन फिर भी काफी बड़े चांसेस हैं कि वो 7 से 8 कुर्सियों का जो मार्जिन है वो अगर इधर उधर अपने डिसीजन में कर दें यस या नो में, तो उनके वो जो बिल्स हैं वो शायद क्लैरिटी से पास ना हो पाए। और आप देखेंगे कि इस तरह के जो परिवर्तन है वो होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सी पावर उसे डोमिनेट कर सकती है, नवंबर तक रशिया की कुंडली भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिखती है। इन द ईयर 2027 फिर से आप देखेंगे कि रशिया जो है वो अपना वर्चस्व जो है वो उभरता हुआ उसको नजर आएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मिस्टर पुतिन भी जो है वो थोड़े से बैकफुट पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा आगे आके, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई भी तो लड़ ली है ना यूक्रेन के साथ, ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। एब्सोल्युटली। और अगर हम चाइना की भी कुंडली देखते हैं, मैंने पहले भी ये बोला था कि चाइना क्या बाहर के देशों से अभी लड़ेगा, क्योंकि चाइना की आंतरिक स्थितियां जो है वो अभी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। उनके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनकी अपनी सीमाएं, जिन देशों के साथ वो सीमाएं शेयर करते हैं, कोई छोटी सीमाएं नहीं है, ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, तो इट इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ